द लास्ट लेसन। प्रशियाई सेनाओं ने बिस्मार्क के अधीन वर्ष 1870 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। सभी जर्मनी वासियों ने प्रशिया का साथ दिया और फ्रांस की पराजय हुई। एल्सेस तथा लॉरेन नामक फ्रांस के दो क्षेत्र प्रशिया के अधिकार में आ गए। नए प्रशियाई शासकों ने इन दिनों क्षेत्र के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया जाना निषिद्ध कर दिया। इन स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को छोड़ जाने के लिए कह दिया गया था। इस कहानी में ऐसे ही एक फ्रांसीसी अध्यापक के अपने स्कूल के अंतिम दिन का वर्णन किया गया है। यद्यपि वह जानता है कि उसका तबादला हो चुका है और अब वह अपने पुराने स्कूल में और अधिक नहीं रहेगा। वह अपने विद्यार्थियों को अपना अंतिम पाठ उतनी ही लगन और श्रद्धा के साथ पढ़ाता है जैसे वह सदा किया करता था। कहानी पूरी स्थिति की कारुणिकता को व्यक्त करती है तथा एम हेमल नामक फ्रांसीसी अध्यापक की शांत गरिमा को भी दिखाती है। यह एक स्कूली अध्यापक की कहानी है जो फ्रांस के एक प्रांत में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया करता था। इस प्रांत को प्रशियाई यानी जर्मन सेना ने जीत लिया था। इस प्रांत के सभी स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा के पढ़ाए जाने को वर्जित कर दिया गया था। फ्रांसीसी पढ़ाने वाले अध्यापकों को अपने स्कूल छोड़ जाने के लिए कह दिया गया था। यह कहानी इसी तरह के एक अध्यापक द्वारा उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले अंतिम पाठ का वर्णन करती है। कहानी अध्यापक की कक्षा में फ्रेंड्स नामक एक छोटे से विद्यार्थी के द्वारा बताई गई है। उस प्रातः मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला। मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मास्टर हेमल ने मुझे कहा था कि कृदंतों यानी पार्टिसिपल्स के संबंध में हमसे प्रश्न पूछेंगे। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि मैं वहां से भाग जाऊं और पूरा दिन स्कूल के बाहर ही गुजार दूं। मौसम सुखद, गर्मी वाला और दिन बहुत उज्जवल था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे तथा आरा मशीन के पीछे की तरफ से खुले मैदान में प्रशियाई सैनिक ड्रिल कर रहे थे। यह सब कृदंतों के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत हो रहा था, किंतु मुझमें इसका प्रतिरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। जब मैं नगर भवन के पास से गुजरा तो वहां नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की एक भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से लेकर हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आ रहे थे। हारी गई लड़ाइयों के समाचार, अनिवार्य सैनिक भर्ती के समाचार, कमांडिंग अफसर के आदेशों संबंधी समाचार। तथा मैंने भी वहां बिना रुके अपने मन में सोचा, अब क्या बात हुई हो सकती है। तब जितनी जल्दी मैं वहां से गुजर सकता था मैं उतनी तेजी से निकल कर गया। तो लोहार वाचटर जो वहां अपने शागिर्द के साथ वहां पर था और बुलेटिन समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से पुकारते हुए कहा, Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time. इतनी तेज मत जाओ लड़के, तुम बहुत समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था तथा मास्टर हेमल के छोटे से बगीचे तक पूरा हाफता हुआ पहुंच गया। कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा
एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। वैसे जब स्कूल शुरू हुआ करता तो वहां बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना, पाठों का एक साथ मिलकर दोहराया जाना, बहुत ऊंचे स्वर में अपने हाथों को अपने कानों पर रखे हुए ताकि बेहतर समझ में आए, तथा मास्टर का एक बड़ा सा डंडा मेज के ऊपर टक टक की आवाज करता हुआ। किंतु अब तो सब बिल्कुल शांत था। मैंने इस बात का सहारा लिया हुआ था कि मैं उस भगदड़ के भीतर ही किसी को पता चले बिना अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस दिन निसंदेह प्रत्येक चीज को उतना ही शांत होना था जितना रविवार की सुबह होता है। खिड़की में से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले ही अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, तथा मास्टर हेमल अपना भयानक लोहे वाला रूलर अपनी बाजू के नीचे लिए हुए ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा हो गया था और कितना डर गया था। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ नन्हे फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया, तब मेरी आंख इस बात पर नहीं गई कि अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार कमीज और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहनी हुई थी, जिस पर पूरी कढ़ाई कर रखी थी, जिसे वह इंस्पेक्शन और इनाम वितरण वाले दिनों के अतिरिक्त कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को देखकर हुई थी कि पीछे वाले बेंच जो हमेशा खाली रहा करते थे, उन पर गांव के लोग हमारी ही तरह खामोश बैठे हुए थे। अपना तिकोना हैट पहने हुए एक बूढ़ा हाउजर, पूर्ववर्ती मेयर, पूर्ववर्ती पोस्टमास्टर, इसके अलावा और लोग, हर कोई उदास लग रहा था। हाउजर एक पुराना प्राइमर यानी कायदा लेकर आया हुआ था, जो किनारों पर अंगूठे के निशानों से गंदा हुआ पड़ा था, तथा उसने इसे खोलकर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और उसकी बड़ी सी ऐनक इसके पन्नों के आर पार पड़ी हुई थी। जब मैं इस सब के बारे में चकित हो ही रहा था, तो मास्टर हेमल अपनी कुर्सी पर जा बैठे तथा उसी गंभीर और कोमल स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया था, कहने लगे, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace-Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल आ रहा है। ये आपका अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। ये शब्द मेरे लिए कैसी बिजली की कड़क के समान थे। ओह, वे दुष्ट लोग! यही बात थी जो उन्होंने मेरे नगर भवन पर लगा रखी थी। मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ। अरे, मुझे तो लिखना भी मुश्किल से ही आता था। मैं कभी और अधिक सीख ही नहीं पाऊंगा। तब तो मुझे वहीं बंद कर देना चाहिए। ओह, मुझे कितना दुख हो रहा था जो मैं अपना पाठ याद नहीं किया करता था। पक्षियों के अंडे ढूंढता रहता था या फिर सार नदी पर घूमने के लिए चला जाया करता था। मेरी पुस्तकें जो कुछ ही पल पूर्व मुझे एक बड़ी सिरदर्दी प्रतीत हुआ करती थी, उठाने में इतनी भारी भरकम लगा करती थी। मेरी व्याकरण की पुस्तकें और मेरे संतों के इतिहास वाली पुस्तक
अब मुझे मेरे पुराने मित्रों की तरह लगने लगी थी, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। तथा मास्टर हेमल भी, उनके बारे में भी यह विचार था कि अब वे जा रहे थे तथा मैं उन्हें अब कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। इस विचार से मैं उनके रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया। ये बात भी कि वे कितने बुरे स्वभाव वाले हुआ करते थे। बेचारे, ये उसके अंतिम पाठ के सम्मान में था कि उन्होंने अपने बढ़िया रविवार के दिन वाले वस्त्र पहने हुए थे। तथा अब मैं समझ गया था कि गांव के बड़े बुजुर्ग आदमी वहां कमरे के पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे। इसका कारण था क्योंकि वे भी उदास थे, जो वे अधिक बार स्कूल नहीं आया करते थे। यह उनका एक तरीका था हमारे अध्यापक का धन्यवाद करने का, उनकी निष्ठा भाव से 40 वर्ष की सेवा के लिए तथा उस देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने का जो अब उनका नहीं रहा था। जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था तो मेरा नाम पुकारा गया, ऐसा मुझे सुनाई दिया। अब पाठ सुनाने की मेरी बारी थी। कृदंत यानी पार्टिसिपल्ट की उस भयानक नियम को बहुत ऊंचे और स्पष्ट स्वर में बिना कोई गलती किए और पूरे का पूरा कह पाने के लिए मैं क्या तैयार नहीं था, किंतु मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहां खड़ा रहा अपनी डेस्क को पकड़े हुए। मेरा दिल धक धक कर रहा था। तब मैं ऊपर की तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने मास्टर हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is? Every day we have said to ourselves, Bah, I've plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we've come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills, so as to have a little money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंड्स, तुम्हें अवश्य ही काफी बुरा लग रहा होगा। देखो स्थिति क्या है। हम प्रतिदिन स्वयं से कहते रहे हैं, अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। और अब तुम समझ गए हो कि हम कहां पहुंचे हैं। ओह, अल्सेस के साथ ये बड़ी मुसीबत है। यहाँ के लोग सीखने का काम आने वाले कल पर टाल देते हैं। अब वहां बाहर बैठे लोग तुमसे ऐसा कहने का अधिकार रखते हैं। क्या समाचार है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो। हम सब के पास अपने आप को खोजने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे तुम्हें सिखाने के लिए। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मिलों में काम पर लगवाना बेहतर समझते थे, ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सके। और मैं भी गुनहगार रहा हूं। क्या मैं तुम्हें कई बार तुम्हारे पाठ याद करने की बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता रहा हूं? और जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था? फिर एक के बाद दूसरी बात को करते हुए मिस्टर हेमल फ्रांसीसी भाषा की बात करने लगे, ऐसा कहते हुए, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा थी, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कपूर्ण, और यह कि हमें इसे अपने मध्य संभाल कर रखना चाहिए और इसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब कुछ लोग दास बना दिए जाते हैं,
जब तक वे अपनी भाषा के साथ पक्के जुड़े रहते हैं तो ऐसा होता है मानो उनके पास अपने जेल घर की चाबी हो। फिर उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था। जितनी बातें उन्होंने कही बहुत ही ज्यादा आसान लग रही थी। मैं ऐसा भी समझता हूं कि मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था, तथा ये कि उन्होंने हर चीज इतने धैर्य से कभी नहीं समझाई थी। लगभग ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले वे सब बातें बता देना चाहता था जिन्हें वह जानता था, और एक ही बार में वे सब हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। व्याकरण के पश्चात हमें लिखाई का एक पाठ करवाया गया। उस दिन मिस्टर हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी जिनमें बड़ी बड़ी मोटी सुंदर लिखाई में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटी छोटी झंडियों जैसी लग रही थी जो कक्षा के कमरे में सभी जगह घूम रही थी, हमारी डेस्कों के ऊपर छड़ी से लटकी हुई। काश आप देखते कि किस तरह हर एक अपने काम में लग गया और वहां कितनी शांति थी। बस एक आवाज आ रही थी, एकमात्र आवाज, कागज के ऊपर कलम से लिखने की आवाज। एक बार कुछ पतंगे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान न दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी, जो अपने अपने मछली के कांटे ट्रेस करके बनाने में जुटे हुए थे, मानो वे भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। छत के ऊपर कबूतर बहुत धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे। और मैंने अपने मन में सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी अब जर्मन भाषा में गवाएंगे? जब कभी मैं अपने लिखने के काम से नजर ऊपर को उठाता तो मैं मिस्टर हेमल को अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे हुए देखता। कभी वह एक चीज को टकटकी लगाए हुए देखते और फिर किसी दूसरी चीज को, मानो वे अपने मन में बांध कर रखना चाहते हो कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक चीज बिल्कुल कैसी कैसी लगती थी। तनिक सोचिए, 40 वर्षों से वे उसी जगह में रहे थे। खिड़की से बाहर की तरफ उनका बाग तथा उसके सामने की तरफ बिल्कुल उनकी कक्षा, बिल्कुल वैसे ही। केवल डेस्कें और बेंच घिस घिस कर चिकने और मुलायम हो गए थे। बाग में अखरोट के पेड़ और लंबे हो गए थे तथा फूलदार बेल जो उन्होंने स्वयं लगाई थी वह खिड़कियों के गिर्द बल खाती हुई छत तक पहुंच गई थी। इन सब को छोड़कर जाने से उनका दिल कैसे टूटा होगा। अपने बहन की इधर उधर की चलने की आवाज सुनकर, जो ऊपर वाले कमरे में अपने ट्रंकों को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर चले जाना था। लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लिखाई के बाद हमें इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया और फिर बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू वाला गाना गाया। कमरे के अंत में पीछे की तरफ बूढ़े हाउजर ने अपनी ऐनक पहन ली थी और अपने कायदे को दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ मिलकर अक्षरों का जोड़ कर रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज भावुक होने के कारण कांप रही थी और उसकी आवाज सुनने से ऐसा अजीब लग रहा था कि हम सब हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओह, मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है वह अंतिम पाठ। अचानक गिरजे की घंटी में 12 बजने की आवाज सुनाई दी।
और इसके बाद दोपहर के समय वाली प्रार्थना हुई। उसी समय प्रशियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ हमारे खिड़कियों के नीचे की तरफ से सुनाई दी, जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हेमल, जो बहुत पीले पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मैंने उन्हें इतने लंबे कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, My friends, I किंतु किसी बात से उनका गला रुंध गया। वे अपनी बात जारी न रख पाए। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की तरफ मुंह किया और चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति का सहारा लेते हुए वे जितना बड़ा लिख सकते थे लिख दिया, Viva la France. जीवित रहो फ्रांस। फिर वे रुके और अपना सिर दीवार के साथ टिका लिया और बिना एक शब्द भी बोले उन्होंने एक हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल का समय समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं।